मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे रेट की जो है साइकोलॉजी की डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं प्रत्येक में 30 क्वेश्चंस करा रहा था। तो उसके मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए। आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट बनी हुई रेट 2022 साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के नाम से, तो वहाँ जाके चैनल के ऊपर जाओगे, आप चैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आएगा, एक ऑप्शन प्लेलिस्ट पर जाओगे, प्लेलिस्ट दिख जाएगी। मोस्ट सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस की मैं कह रहा हूँ आपको, यदि 30-40 यदि मैं टेस्ट सीरीज डाल दूंगा तो पूरी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी लगभग मोटा मोटे तौर पर। और आप रेट में जो साइकोलॉजी में जो हैं वो 27, 28, 29 ये 4 आंकड़ों के नंबर इजीली ला सकते हो। तो फ्रेंड्स शुरू बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? आरबीएससी 12th के अंदर एक क्वेश्चन आया है। तो व्यवहार शब्द का ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग मैक्डूगल ने किया था। व्यवहार के ऊपर पूरी जो प्रक्रिया है वो वॉटसन ने की थी, लेकिन शब्द जो सर्वप्रथम यूज जो है वो मैक्डूगल ने किया। फ्रेंड्स ये ऑथेंटिक बात है, गलत नहीं है, विश्वास रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आज थोड़ा फर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। चेतना शब्द को किसने सबसे बुरा बताया? ये भी दोनों रेगुलर फैक्ट आरबीएससी 12th बुक में दिए हुए हैं स्टार्टिंग के पेजेज में। तो चेतना शब्द को भी जो है वो मैक्डूगल ने बुरा बताया कि भाई चेतना शब्द उन्होंने जो कहा ना वो गलत है। चेतना के आगे भी व्यवहार जो है इसके द्वारा सीखना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत या सामीप्य अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, प्रतिस्थापन या सामीप्य अधिगम दोनों इसके सेम ही नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट गेने, एडवर्ड गुथरी, गाल्टन या कोहलर। तो ध्यान रखना ये सूत्र जो है एडवर्ड रे गुथरी ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो नजदीक एग्जाम आ रहा है तो मेन जो ऊपर चीजें हैं उसको ज्यादा फोकस करो, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादा लेके आ रहा हूँ। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आया है। 4 आवश्यकता है, उसमें से बताना कौन सी कम जरूरी है। यौन, भूख, प्यास या कोई नहीं। तो ध्यान रखना भूख प्यास तो जरूरी है, यौन नहीं हो तो भी अपन जिंदा रह जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यौन का मतलब सेक्सुअल चीजें। बढ़ते हैं पांचवा जो अपना का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास है, प्यास क्या है? ये सेकंड ग्रेड 2010 में ये भी क्वेश्चन आया है। प्यास क्या है? प्यास आवश्यकता है क्या? प्यास प्रवाहिता है क्या? प्यास अंतर्नोदय है या मूल प्रवृत्ति है? तो ध्यान रखना अभिप्रेरणा के अंदर जो प्यास जो अपनी है आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको अपने प्यास लगेगी तो पानी की है, ठीक है ना। और मूल प्रवृत्ति हमारे लिए यह है अंतर्नोद। क्या है? अंतर्नोदीन चालक है हमारे अंदर, जो एक प्रकार की ऐसी एक्टिविटी पैदा करता है जिससे हमें प्यास लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा आज की, आदतें होती हैं। ध्यान रखना आदतें कैसी होती हैं? आदतें अर्जित होती हैं। 100% सही कहा है। आदतें क्या होती है? अर्जित। यानी आज मेरी ये आदतें, मान लो किसी इंसान की खराब आदतें पड़ती हैं, कुछ टाइम बाद कहते हैं यार ये तो सुधर गया, इसने अपनी सारी खराब आदतें सुधार ली। तो मुझे बताओ यदि जन्मजात होती तो कुछ चीज़ सुधरती क्या? नहीं सुधरती। और मुझे बताओ कोई भी बच्चा है वो जन्मते क्या वो मान लो कि वो खराब आदतों का होगा क्या? नहीं होगा। जन्मते सब बच्चे एक समान होते हैं, बाद में कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब हो जाते हैं। तो आदतें जो हैं अर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि होती है। रुचि कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित या दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। रुचि जो है अर्जित और जन्मजात दोनों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों की रुचि मुझे ऐसी जन्मजात शुरुआत से होती है, कुछ बाद में जो है वो व्यवहार के वातावरण के अकॉर्डिंग रहने से हो जाती है। तो रुचि जो है जन्मजात दोनों होती है, बट आदतें सिर्फ अर्जित होती है। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। और उसी तरह हमें पूछ लिया जाए कि अभिवृत्ति होती है, जो अभिवृत्ति जो हमारा एप्टीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड होता है, वो भी जन्मजात और अर्जित दोनों होता है फ्रेंड, ध्यान रखना। कुछ लोग अपन कहते हैं यार ये चुप ही रहता है, इसका मतलब ज़्यादा हंसता नहीं बोलता नहीं, वो जन्मजात उसके अंदर गुण होता है, ठीक है ना। और कुछ लोग वातावरण के अकॉर्डिंग बाद में बन जाते हैं, तो ये भी दोनों होती है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। पुष्टि इस बात से होती है, मतलब अभिकर्मित अनुदेशन है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, विभिन्न तरह के अलग अलग व्यक्ति हैं, उन सब का ध्यान रखा गया है। कैसे पता लगेंगे किस ऑप्शन में ये बात सही कह रहा है? विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, चलो छोड़ो। सामग्री बहुत रोचक होती है, ये तो नहीं होगा। सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, देखो सामग्री बहुत आकर्षक होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं,
ठीक है ना। इसलिए तो है ना उसके अकॉर्डिंग होती है। भाई जो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब कोई कमजोर है तो वो अपने अकॉर्डिंग सीखेगा। जैसे उसको अभिकर्मित अनुदेशन है क्या, इसके अंदर शिक्षण सामग्री बच्चे को घर पर भेज दी जाती है और उसको कह दिया जाता है तुम इसको पढ़ो, उसके बाद में इसका मूल्यांकन दो और टेस्ट दो। मतलब अपने अकॉर्डिंग बालक पढ़ता है। तो कुछ बालक है मान लो उसको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, व्यक्तिगत विभिन्न है तो नाइट में पढ़ेगा। किसी को धीरे पढ़ने का आदत है तो भी वो धीरे धीरे कर लेगा, ठीक है ना। फास्ट पढ़ने का आदत है तो भी फास्ट पढ़ेगा। मतलब उसका जो है अपने अकॉर्डिंग वो उसको सेट कर लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं दर्शाता है। पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो पूर्व में निर्देशन में, रुचियों में, पूर्व अनुभव में, सब में विभिन्नता है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत विभिन्न है। और लिंग का कोई मतलब नहीं है कि भाई लिंग में विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो लड़का है लड़की है, फर्क पड़ेगा क्या? पढ़े ही में जो लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए, बैरों को, अंधों को, गूंगों को या विकलांग को। तो ध्यान रखना ब्रेल लिपि है उसको पढ़ना जो है, इसका यूज ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने 6 बिंदुओं की एक लिपि है जिसके ऊपर बालक जो अक्षर चला के सीखता है, और अंधों के लिए। किसके लिए? अंधों के लिए। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है कथन है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से सार्वभौमिक रूप से अलग है, ठीक है ना। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था टेलर व बटलैंड ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ लिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 12वां है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है, परोपकार को, आक्रामकता को, सहानुभूति को, नैतिक विकास को। मानसिक रेचन क्या है? मानसिक रेचन का मतलब है उसके मस्तिष्क में किसी विचार के प्रति धारणा, पॉजिटिव धारणा बनाना, मानसिक रेचन है। ऐसा है, इस प्रकार होगा तो इस चीज होगा, वो मानसिक जो है उसकी पॉजिटिविटी बनाना। तो इससे क्या होगा? आक्रामकता कम होगी। आदमी का जो आक्रामकता स्वभाव होता है वो आक्रामक स्वभाव कम होगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है। जो है ना ये वैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक प्रकार है। देखो आपने देखा होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तीनों मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। और तीनों किसने दिए थे? कमेंट में बताना आप ये तीनों प्रकार किसने दिए थे, ठीक है। तो परोमुखी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना आरबीएससी 12th बुक में सीधा सीधा फैक्ट दिया हुआ है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी। और शैशवावस्था में कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। बट किशोरावस्था में जो है बालक का व्यक्तित्व जो है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दोनों के संयोग के ऊपर निर्भर करता है। अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी दोनों भी हो सकता है। तो ज्यादातर सही रहेगा किशोरों के लिए उभयमुखी। 15वां क्वेश्चन है, अधिगम हेतु अभिप्रेरणा का कौन सा विकल्प अपेक्षाकृत उपेक्षणीय है। मतलब सही नहीं है। अभिप्रेरणा से परिभाषा को माइंड में रखना है और 4 विकल्प को पढ़ना है। कौन सा विकल्प अपने को सही नहीं लग रहा है? नवाचारों का प्रयोग, ये तो सही है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, बिल्कुल अभिप्रेरणा का पहला बिंदु है जिज्ञासा उत्पन्न करना। उपयोगिता बताना, ये भी है। पुरस्कार देना। अब फ्रेंड्स यदि 4 ऑप्शन की बात करें तो चारों सही है, गलत नहीं है। लेकिन इन चारों की तुलना में कम जो जिसको कम अंक देना चाहिए, कम पॉजिटिव है, वो है पुरस्कार देना। भाई पुरस्कार देने पर तो हर कोई अभिप्रेरित हो जाएगा, है ना। पुरस्कार से ये पहले की चीजें हैं। 16 है, थॉमसन के अनुसार प्रेरक हैं। तो ध्यान रखना थॉमसन ने जो है वो 2 प्रेरक बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो स्वाभाविक और एक कृत्रिम। ये थोड़ा ध्यान रखना। और मैस्लो ने कितने बताए थे? 3 बताए थे, जन्मजात, अर्जित और ठीक है ना, सामाजिक या मनोसामाजिक। 17वां क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। क्या विशेषता है? मित्र अधिक बनाते हैं, सही बात है। बहिर्मुखी का मतलब है वो ज़्यादा समाजशील होते हैं, दूसरों में रुचि लेते हैं, बिल्कुल रहते हैं, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं हर किसी में। और अति सामाजिकता होता है ना, सामाजिक ज़्यादा गुण होते हैं। कहीं जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें करना उनको पसंद होता है, लोगों के बारे में जानना। तो ये सभी गुण जो बहिर्मुखी में होते हैं। 18वां क्वेश्चन है, प्रक्षेपण शब्द का मतलब होता है, प्रक्षेपण शब्द प्रोजेक्शन, इसका मतलब भी क्या होता है? सीधे सीधे मतलब होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। और अपन बोलते हैं कि नाक न जाने आंगन टेढ़े, इसकी परिभाषा मतलब कोई इंसान को उद्देश्य मिलता नहीं और उद्देश्य में कमी बता देना। ये क्या? ये तो उधर
ठीक है ना, ये तो उदात्तीकरण या फिर ताजा युक्तिकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रक्षेपण का मतलब है कोई भी जो है चीज़ है उसके बारे में खुद के ऊपर लेके बताना, ये करने जाने, जैसे नाचने जाने और कह रहे आंगन टेढ़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। 19वां क्वेश्चन है अधिगम होता है, अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ स और दय में होगा, बाकी सब करेगा। तो सोचेंगे यार ये तो परिभाषा तो आपने ये पढ़ी है, तो ध्यान रखना। अभी ये समझो आप, अधिगम निरंतर नहीं होता है क्या? निरंतर होता है, और सार्वभौमिक भी होता है अधिगम। अधिगम आप यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल साइको की बुक है, आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो जैसे जोधपुर में पढ़ रहे हो तो भी समान है, आप जयपुर में पढ़ोगे, आप भरतपुर में पढ़ोगे तो भी वही है, और आप दिल्ली में पढ़ोगे आपका माइंड तो ऐसे ही काम करेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब अधिगम सार्वभौमिक है, ध्यान रखना, उपरोक्त सभी सही है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई मान लो बे ऑप्शन अपने को समझ नहीं आ रहा है, ए समझ में आ गया, आपको लग रहा है ए तो से के साथ में सम्मिलित होगा, तो फिर अपना आप जो है वो डे पे जाएंगे अपन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है गैस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है, किस पर बल देता है? यांत्रिकता पर बल बिल्कुल नहीं देता है, यांत्रिकता पर बल जो है वो पावलोव का सिद्धांत देता है, और इसका गैस्टाल्ट ने खंडन किया था। कार्य निष्पादन पर भी है, पर नियति पर, मानसिक क्रिया पर जो है वो इनकी तुलना में ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द। 21वां क्वेश्चन है किस अवस्था में परिवर्तन का काल, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, सीधा सीधा आंसर है किशोर अवस्था। 22वां क्वेश्चन है हमारा अधिगम विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये कथन अपने वुडवर्थ का है। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, संज्ञानात्मक विकास जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो सही तो दिया था जीन पियाजे ने, लेकिन ब्रूनर का भी उसमें योगदान था, तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे और ब्रूनर। ठीक है फ्रेंड्स, 24वां क्वेश्चन है हमारा विभिन्न अधिगम सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। मतलब कौन सा सही है, कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक सही दिया है? तो चिन्ह अधिगम जो है वो हॉर्ले दिया है, गलत है। चिन्ह अधिगम हॉर्ले नहीं दिया, चिन्ह अधिगम दिया था टॉलमैन ने। सीखने का तल्लुम सिद्धांत कुर्टलेविन हो सकता है। सूद का सिद्धांत हल ने नहीं दिया, हल ने तो जो है पुनर्बलन या गणित अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, सूद का सिद्धांत हमने किसने दिया था? कोहलर ने, और कोपका और वर्दिमर ने दिया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो पावलो, गलत है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। ठीक है, इसको नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है अपना? राइट आंसर है अपना बी, सीखने का तलरूप सिद्धांत जो है फैक्टर लर्निंग, इंग्लिश में इसका नाम है फैक्टर लर्निंग, ये कुर्टलेविन ने दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है सामयिक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणता है। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। किस में कंफ्यूज हुए थे फ्रेंड्स? दो ही में कंफ्यूज हुए थे, ऑप्शन ए और बी में। कोई कहते हैं सामयिक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणाता है, कहने का मतलब इसकी संकल्पना जो है, इसकी संकल्पना पूरी है। क्या होती है सामयिक बुद्धि, वे किसने दी थी? तो ध्यान रखना इसकी संकल्पना तो डैनियल गोलमेल ने दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैनियल गोलमेल। अब आपको ये पूछ लेता है कि सामयिक बुद्धि की सर्वप्रथम संकल्पना या पहला विचार किसने दिया, या इसका सर्वप्रथम संपर्क किसने दिया, सर्वप्रथम इसकी बात किसने कही, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका राइट आंसर होगा पीटर सालोव या जॉन मेयर। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सामयिक बुद्धि जो है ये शब्द सर्वप्रथम यूज किसने किया, तो भी उसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर सालोव या जॉन मेयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है हमारा बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिन्ने साइमन मापनी का निर्माण किया गया। NTTP सेकेंड 2016 के एग्जाम में यह आया गया। तो बिन्ने परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिन्ने साइमन मापनी का प्रयोग कब किया गया था? 1905 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 1908 में जो है मानसिक आयु शब्द जोड़ा इन्होंने। 27वां क्वेश्चन है स्पीयरमैन के द्विकाक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को डैश डैश के रूप में समझा जा सकता है। MP फर्स्ट 2019 में आया हुआ है कि स्पीयरमैन का द्विकाक सिद्धांत है, उसमें जो है स्थानिक बुद्धि को किसके रूप में समझा जा सकता है? तो स्थानिक बुद्धि जो है उसके स्थानिक बुद्धि, ये बुद्धि किसने दी थी? सांगीतिक बुद्धि, ये जो है वो गार्डनर ने दी थी अपनी जो है सर्वप्रथम 7, फिर 8, अब 9 और लगभग 10-20 बुद्धि आने लगी है। ठीक है, NCERT में जो है वो 8 का जिक्र था। आपको पूछ लिया जाए कि इसकी बुद्धियाँ कितनी है, तो 8 से करोगे आप आंसर। ठीक है, बाकी अभी 9 और 10 भी हो गई है। तो जो स्पीयरमैन का द्विकाक सिद्धांत उसमें स्थानिक बुद्धि को किस बुद्धि से जोड़ सकते हैं? तो स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है विशिष्ट बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वाले क्या करते हैं? मूर्ति बनाने में होता है, चित्र बनाने में होता है। तो विशिष्ट बुद्धि होगा वही ये काम कर पाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 तरल व ठोस बुद्धि के बारे में किसने बताया? ये एमपी10 2019 में आया हुआ है और ये बात आपको पता किसने बताई है? आर बी कैटल ने बताई है कि बुद्धि दो प्रकार होती है, तरल और ठोस बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समाज मिति विधि के जनक है। पहली बात तो ये समझ लो, समाज मिति विधि आत्मनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। देखो ये जो विधियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। कौन कौन सी आत्मनिष्ठ है, कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ, ये मैं आपको वीडियो बता दूंगा। आप नॉर्मली समझ लो, समाज मिति जो है वस्तुनिष्ठ है, साक्षात्कार जो है ये कैसा है, ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, उसकी तरह अंतर्दर्शन विधि ये आत्मनिष्ठ है। ठीक है, केस स्टडी ये वस्तुनिष्ठ है। तो ये थोड़े से विधियां हैं, मैं बस एक बार छोटा सा वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो समाज मिति विधि के जन्मदाता जो है वो J.L. मोरनो है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 8 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है ना, सही से थोड़ा क्वेश्चन समझो, ऐसा क्वेश्चन लगभग एक आने का चांस है। ठीक है ना, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है आपको पता ही है, MA/CA इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, MA का मतलब होता है मेंटल एज, C का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है वास्तविक, तो क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये सूत्र होता है। अब इसमें से यदि 100 को हटा ले फ्रेंड्स, किसको हटा ले, 100 को हटा ले तो पीछे बचता है अपने, यदि 100 को फ्रेंड्स यदि हटा ले तो ये जो इतना टर्म है ये स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया 1912 में, ध्यान रखना। MA/C है तो ध्यान रखना, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम संप्रदाय स्टर्न मॉडल ने दिया था, MA/C। बाद में इसके अंदर जो है वो वुंट ने क्या किया था, बाद में इसके अंदर जो है वो अपने जो क्या नाम है उनका, टर्मन महोदय। ठीक है ना, टर्मन महोदय ने MA/C जो है उसके अंदर 100 का गुणा कर दिया और 1958 के अंदर ये बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र दिया। इसके अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि निकलती है। तब मुझे बताओ, इस सूत्र में जो है एक छात्र 8 वर्ष का है, इसका मतलब इसके CA क्या है, CA कितना हो गया फ्रेंड्स, CA हो गया 8, कितना हो गया 8, और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी ये हो गया ऊपर 12 और इंटू कितने हो गए 100। अब मुझे बताओ 4 का भाग 8 में जाएगा, एक तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 बार है, इसमें क्या जाएगा 3 बार जाएगा। अब 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 50 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, बराबर 150 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 150। इस प्रकार आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र से बुद्धि ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ जो है यदि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।